नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। 22 जिले 22 खबर की शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरियाणा पंजाब को पराली जलाने के मामले पर सख्ती बरतने के लिए बोला गया है, जिस पर अनिल विज ने बताया कि हम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, उचित फैसले और कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर केजरीवाल पर भी विज ने निशाना साधा है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश होगा उसको मानना सबका धर्म भी है, कर्म भी है, उसको सारे मानेंगे। लावा भी लगे हुए। केजरीवाल जी की तो अपनी कमियों को दूसरों की कमियों पर डालने की आदत है। अब जो दिल्ली का प्रदूषण है उसमें पराली का योगदान तो कोई 4% बताता है, कोई 10% बताता है। अगर 10% भी मान लो तो बाकी 90% के लिए तो केजरीवाल जी जिम्मेवार है ना। उस 90% को कम करने के लिए केजरीवाल जी ने क्या क्या कदम उठाए वो बताएं, अपने प्रदेश के लोगों को भी बताएं और आसपास के प्रदेश भी उनसे जानना चाहते हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता ही जा रहा है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पिछले 24 घंटे के डेटा को देखें तो उसमें दिल्ली से ज्यादा हरियाणा का नारनौल शहर पॉल्यूटेड माना गया है। दिल्ली एनसीआर में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लेकिन पिछले 24 घंटे की सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की माने तो जो डेटा जारी किया गया है उसमें दिल्ली से ज़्यादा हरियाणा के नारनौल शहर को पॉल्यूटेड बताया गया है। फिलहाल की भी बात करें तो नारनौल में 336 अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। और ये तमाम जो जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसके पीछे की अगर वजह हम देखें तो देखिए, ये जिस तरह से रोड पर आप साफ तौर से देख सकते हैं कि रोड पर व्हीकल्स जरूर चल रहे हैं, लेकिन साथ में जो मिट्टी पड़ी हुई है ये PM 2.5 और PM 10 को बढ़ा रही है, जिसकी वजह से जो शहर है वो प्रदूषित होता जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर से भी अगर ज़्यादा पॉल्यूटेड शहर अगर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के हिसाब से माना जाए तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी नारनौल शहर के लिए भी है। और ऐसे में लगातार मिट्टी का उड़ना और हवा में जो जिस तरह से धुआं जहरीला होता जा रहा है तो ये लोगों को परेशान कर रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी तमाम तरह की गाइडलाइन जारी की गई हैं, हिदायतें दी गई हैं कि खास तौर से जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं वो बेहद ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। दिल्ली एनसीआर को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से भी बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत चारों जिलों में जो एनसीआर के ज़िले हैं वहाँ कई तरह की बंदिशें भी लगाई गई थी। 3 दिन के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तमाम तरह के डेवलपमेंट वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क को भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि CPCB की तरफ से अगर नारनौल को सबसे पॉल्यूटेड सिटी 24 घंटे के भीतर बताया जाता है तो कहीं ना कहीं हरियाणा में भी पॉल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई लगातार पॉल्यूशन को लेकर जारी है। कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो। अधिकारियों की तरफ से मीटिंग की जा रही है, सड़कों पर पानी छिड़काव की बात की जा रही है, पेड़ों पर पानी छिड़काव की बात की जा रही है। लेकिन अगर पॉल्यूशन उसके बावजूद भी कम नहीं होता है तो ये लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा सीधा असर पड़ना लाजमी सी बात है। और ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से नारनौल को सबसे ज़्यादा 24 घंटे में पॉल्यूटेड सिटी बताया गया है तो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा। लोगों से तमाम प्रशासन की तरफ से अपीलें की जा रही हैं, कूड़ा ना जलाएं, मिट्टी ना उड़े, ये तमाम तरह की कोशिशें लोगों से अपील के तौर पर प्रशासन की तरफ से की जा रही है। प्रशासन भी एहतियातन कई कदम उठाने की बात कर रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन जो बढ़ा है उसके बाद में अब ये तमाम प्रयासों के बावजूद क्या पॉल्यूशन जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो कम होगा या अभी इंतजार करना पड़ेगा, या लोगों को अभी भी पॉल्यूशन के भीतर ही अंदर ही रहना पड़ेगा, पॉल्यूशन के साथ रहना पड़ेगा। और ऐसे में लोगों के जो स्वास्थ्य पर जो जिस तरह से असर पड़ रहा है उसको भी अब समझने की ज़रूरत है। देखना होगा कि सरकारों और अधिकारियों के प्रयास के बाद किस तरह से अब पॉल्यूशन लेवल कम होता है। नारनौल से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सख्ती बरती जा रही है।
बावजूद इसके प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। शहर में AQI का स्तर 367 तक पहुंच गया। सुबह से ही आसमान में स्मॉग की चादर छाई रही, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है। प्रदूषण को लेकर फिलहाल गुरुग्राम में कैसे हैं हालात, हमारे सहयोगी राज वर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। हर तरफ से प्रदूषण से बचने की उम्मीद हर कोई लगा रहा है और उसके लिए कई तरह के जतन भी किए जा रहे हैं। 17 तारीख के लिए हरियाणा के 4 जिलों में अलग अलग तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है, लेकिन उस सब के बावजूद प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। गुरुग्राम की आज की बात करें तो आज भी एयर क्वालिटी 367 तक पहुंची हुई है, यानी कि अभी भी जो शहर की हवा है वो जहरीली है। इस हवा में सांस लेने का मतलब है बहुत सारी बीमारियों को न्योता देना, लेकिन सांस लेनी पड़ेगी, ये मजबूरी है और इसी प्रदूषण भरी हवा को ही आपको अपने शरीर के अंदर लेना होगा, क्योंकि इसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद भी जिम्मेदार हैं। हर साल इसी तरह की स्थिति दिल्ली NCR में बनती है, जब आसमान में फोग की जगह स्मोक होती है। अच्छे से याद है, एक दौर था जब हम रिपोर्टिंग के दौरान इस सीजन में फोग को कवर करते थे कि फोग का कहर है, फोग से बहुत सारी परेशानियां हो रही है, लेकिन अब स्थिति बदली है, या यूँ कहिए कि हमने खुद बिगाड़ी है कि अब फोग की जगह स्मोक का कहर है और लगातार ये नुकसान पहुंचाता है। तो फिलहाल अभी भी हालात से बद से बदतर बने हुए हैं। स्कूलों को 17 तारीख तक के लिए बंद रखा गया है। इसके अलावा आदेश दिए गए हैं जो प्राइवेट और सरकारी ऑफिसेज है वहां पर 30% कैपेसिटी के साथ ही काम करें, यानी कि जो वाहन लेकर आने वाले लोग हैं उनकी संख्या सिर्फ 30% होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन साइट्स है उन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खुले में कूड़ा ना जलाया जाए, इसका भी ध्यान रखा जाए। रोड साइड डस्ट है उसका कुछ प्रबंध किया जाए। तो तमाम तरह की एहतियात बरतने की बात लगातार की जा रही है, लेकिन बावजूद इससे कि जो प्रदूषण है उससे किसी भी तरह की राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। अभी जो एक उम्मीद है वो है हवा और बरसात, कि हवा चल पड़े या बरसात आ जाए तो उसके बाद कुछ इस प्रदूषण से राहत मिल पाए। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। किसानों को लेकर कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने किसानों को लेकर अनेक योजनाएं चलाई हैं जो कि किसानों के लिए वरदान साबित हुई हैं। वहीं JP दलाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि यह आंदोलन किसानों का नहीं, सिर्फ कुछ नेताओं का है। पहली बात तो ये, इस आंदोलन को आप किसान नेताओं का आंदोलन कहें। किसान अपने खेत में व्यस्त हैं। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता, कुछ लाल झंडे वाले किसान का नाम लेकर आंदोलन करते हैं। आम किसान जो है इस आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ, और ये जो आंदोलनकारी हैं इनकी लड़ाई किसान हितों से इनका कोई मतलब नहीं है। कुर्सी की लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई है। हमारी सरकार आने के बाद जितनी व्यवस्था पानी की है, बच्चा मानता है कि 6-7 साल में जो नहरी पानी आया है, जल के भूजल को ऊपर लाने के लिए, दोहान नदी के लिए रिचार्जिंग के लिए स्कीम आई है, और माइक्रो इरिगेशन के लिए 85% हम सब्सिडी लेके आए हैं। मिकाडा के अलग से विभाग बनाया है, पौंड अथॉरिटी हमने बनाई है। तो इतने किसान हितैषी काम किए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। पत्रकारिता दिवस पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि मैं किसान संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा से अपील करता हूं कि वह सरकार के साथ बातचीत करें। अगर कानूनों में उनको कोई कमी लगती है तो वो बताएं। किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही हल किया जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था कि देखो, कोई भी समस्या होता है उसका समाधान बातचीत से निकलता है, और किसान भाइयों से भी, उनके जो संगठन है संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि सरकार के साथ बैठ के बातचीत करें और समस्या का हल निकालें। अगर कानून में कुछ किसानों के खिलाफ है तो उसको बताएं, ताकि सरकार उसमें संशोधन करने। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने चिंता जाहिर की है। बुक्कल का कहना है कि NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए हरियाणा, पंजाब और दिल्ली एक दूसरे पर दोष न लगाएं। बेहतर होगा कि सभी राज्य किसी को भी जिम्मेदार ठहराने की बजाय समाधान की ओर अपने कदम बढ़ाएं। हर बार NGT और सुप्रीम कोर्ट बढ़ते प्रदूषण को लेकर गाइडलाइंस जारी करते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि हम सभी समय रहते इस पर ध्यान नहीं देते और जहरीली हवा की वजह से कई बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं।
पॉल्यूशन की वजह से जो मामले दिवाली पे तो यही था कि पटाखे वगैरह नहीं छुड़वाएंगे, पराली नहीं जला रहे हैं, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज में भी पॉल्यूशन कंट्रोल की बात की जा रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से हरियाणा के 4 जिलों में स्कूल जैसे ही खुले उनको जो है वो बंद करने के आदेश दिए हैं। तो ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेवारी बनती है कि किसी भी तरह से हम प्रदूषण ना फैलाएं। जिन चीज़ों से प्रदूषण फैलता है उन पे रोकथाम की बात की जाए। ये हमारी सबकी सरकार के साथ साथ मैं समझती हूँ एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है। लेकिन सरकार जब उसके बाद कार्रवाई करे उससे पहले ही इस तरह के आदेश होने चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग पॉल्यूशन फैलाने का काम करते हैं या ऐसी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज़ हैं या जिनसे पॉल्यूशन फैलता है, इससे मैं समझती हूँ आम जनमानस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले ही कोरोना की वजह से स्कूल नहीं खुल रहे थे और पॉल्यूशन की वजह से फिर से स्कूल बंद हो गए हैं। बहुत ही चिंता का विषय है। और वही करनाल के एग्रो मॉल पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से मुलाकात की और एग्रो मॉल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अगर मंडी की जमीन को सरकार बेचना चाहती है तो वो किसानों को उनकी जमीन वापस दे दे। सरकार मंडियों को बेचना चाहती है, अगर ऐसा हुआ तो बेचने और खरीदने वालों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि किसान मोर्चा राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, हम आंदोलनकारी हैं। संयुक्त मोर्चा को नॉन पॉलिटिकल रहना चाहिए। किसानों के आंदोलन जीतने के बाद भी इसे राजनीतिक पार्टी नहीं बनाना चाहिए। पूरी दुनिया में इसकी मान्यता बनी है। राकेश टिकैत ने कहा कि मोर्चा ने फैसला लिया कि 29 नवंबर से दोनों बॉर्डर से 500 किसान ट्रैक्टरों के साथ संसद का घेराव करेंगे। रहना चाहिए, देश में आंदोलन मजबूत रहना चाहिए। जो भी लोग सत्ता में जाएं, अगर देश में आंदोलन मजबूत रहेगा और आंदोलनकारी मजबूत रहेंगे तो कोई भी किसी की भी सरकार हो उस पर एक प्रेशर ग्रुप का काम कर देगा। एक इस तरह का संयुक्त मोर्चा बना है, बहुत लोगों का एक विश्वास है और इससे पूरी दुनिया में इसको मान्यता है कि बातचीत ना हो। वो तो सरकार की पॉलिसी है कि हमको बात नहीं करनी, वो ना करे। लेकिन देश की जनता, और ये एक वैचारिक क्रांति है देश के लिए। तारीख में भी जाएंगे लोग, 29 तारीख से 500 लोग एक बॉर्डर से जाएंगे, 2 बॉर्डर से 1000 आदमी पार्लियामेंट पे जाएगा, ट्रैक्टरों के साथ में जाएगा। ये प्रोग्राम रूटीन के प्रोग्राम है। आंदोलन कितना लंबा चलेगा ये नहीं पता। और मंडी की जमीन इन किसानों की जमीन गई, ये रहे हुए किसान। अगर इस जमीन की जरूरत नहीं है तो इन किसानों को वापसी दे दो। ज़्यादा दिगेंड कर ली तो इनको वापसी दे दो जमीन। लेकिन मंडी की जमीन और ये एग्रो मॉल बनाया गया, मंडी बोर्ड का इसमें पैसा लगा, सरकार का पैसा लगा और आज इसको बेचा जाएगा तो ये बिकेगा तो है नहीं। क्योंकि एक मॉल बिकेगा, एक ये मंडी की प्रॉपर्टी बिकेगी। ये तो चाहते ही हैं कि धीरे धीरे मंडियों की प्रॉपर्टी हम बेचने का काम करें। जैसे मध्य प्रदेश में 182 मंडियों की बेचना निकाला। अगर हरियाणा में ये शुरुआत होती है तो पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पूरे देश की मंडियाँ बिकेगी। तो ज़रूरत है कि हमको इसका पूर्ण विरोध करना है। कोई खरीदार आएगा तो उसको खरीदार नहीं करने देनी, यहाँ पे उसको कब्जा नहीं यहाँ पे देंगे। और पूर्ण रूप से सरकार का भी खरीदार का भी दोनों का विरोध करेंगे हम। यहाँ पे नहीं बिकेगा। अगर बिकेगा तो कलेक्ट्रेट का दरवाजा वेल्डिंग होकर बंद होगा। मतलब प्रोटेस्ट करेंगे पूरा? प्रोटेस्ट नहीं करने की जरूरत, वेल्डिंग होगा, बंद होगा। पक्का काम करेंगे? पक्का काम करेंगे। मंडी नहीं बिकने की। उसके वहाँ पर जमीन है, वो कै कमरों में चलाते रहे, इतनी जरूरत ही नहीं है। फिर अपना कलेक्ट्रेट भी बेच ले, एसपी ऑफिस भी बेच ले, जगह तो वहाँ पे भी खाली है ना, उसको बेचे पहले। आगे बढ़ते हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी के विवाद पर सुरेश कोत ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि चढ़ूनी ग्रुप ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रचार किया है। हमने एक यात्रा निश्चित की थी जो 24 तारीख को मोडा मंडी से शुरू होकर इंडिया गेट शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर वापस दिल्ली बॉर्डर्स पर आएगी, जिसकी संयुक्त किसान मोर्चा ने इजाजत दी है। यात्रा को लेकर विवाद होगा इसका अंदाजा नहीं था। गुरनाम चढ़ूनी ने वीडियो पोस्ट कर कहा कि 25 तारीख को मोडा मंडी से किसान यात्रा करेंगे। दरअसल एक ही जगह से 2 दिन में 2 किसान यात्राएं निकालना सोशल मीडिया पर विवाद बन गया है। आरोप है कि चढ़ूनी ग्रुप के लोग सुरेश को के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं। नहीं, किसान आंदोलन बिल्कुल सही जाला। देखिए, जब हमने ये आंदोलन शुरू करा, शुरुआत में मात्र 1.5 स्टेट का आंदोलन था, ये आधा हरियाणा का था और पंजाब सारे का था। आज ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष के अंदर है। कोई भी जगह या कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां इस आंदोलन का चर्चा ना हो। बहुत सा हरियाणा का, हिंदुस्तान का वो हिस्सा है जिसमें APMC मंडियां ही नहीं है,
जिनमें एमएसपी के बारे में जाना नहीं जाता था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं थी। आज हर किसान चाहता है कि मेरे प्रदेश के अंदर भी मंडियां हो, मेरे आसपास मेरे शहर के अंदर मंडी हो, एपीएमसी मंडी हो। हर किसान चाहता है कि मेरे को एमएसपी के तहत मेरे अनाज की खरीद हो। तो पूरे देश के अंदर ये मुद्दा पहुंच चुका है। ये आंदोलन बिल्कुल सफल है। देखिए 3 दिन से चल रही है मामला। मैंने गुरनाम सिंह चडूनी को जितना आगे मैंने बढ़ाया, मैं नहीं समझता किसी और साथी ने इतना मदद करी होगी। हर मौके में पीछे रह करके उसी भाई को आगे बढ़ाता था। अब एक छोटा सा विवाद खड़ा कर दिया और वो भी उन्हीं की तरफ से खड़ा कर दिया, हमारी तरफ से नहीं। 6 तारीख को नारनौंद के अंदर हरियाणा संयुक्त मोर्चा की मीटिंग में एक यात्रा प्लान हुई थी। अम्बाड़ा के किसानों ने डिमांड करी थी कि हम पिछली साल जिस जगह से चले वहाँ से एक यात्रा करना चाहते हैं। वो यात्रा ट्रैक्टर की हो, वो यात्रा पैदल हो। हांसी पुलिस की ओर से किसान नेता के विकास सीसर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मामला हांसी पुलिस के ही एक कर्मचारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। इस मामले में पुलिस की ओर से मानहानि और विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। विकास सीसर के खिलाफ 10 नवंबर की बाशुरबाजी के चलते मामला दर्ज किया गया। विकास ने कहा था कि हांसी की एसपी मैडम 4 पुलिस के कर्मचारियों के सहारे जातीय जहर घोलने का काम कर रही हैं। सोमवार को रेवाड़ी में 5 नए डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 265 हो गई है। वही अस्पताल की डेंगू मरीजों के लिए 46 बेड की व्यवस्था की गई है। बावजूद उसके अब निजी अस्पतालों में भी अधिकांश बेड फुल हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो नागरिक अस्पताल में प्लेटलेट्स के लिए आईडीबी सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे मरीजों के उपचार में काफी सुविधा मिल सकेगी। मेवात में डेंगू के डंक का खतरा बरकरार है। जिले में अब तक 431 लोग डेंगू से पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 424 लोग ठीक होकर घर से वापस अपने अस्पताल से घर लौट चुके हैं। 6 लोगों का इलाज घर पर ही चल रहा है। डेंगू से एक बच्चे की जान गई है, जो 6 माह का बताया जा रहा है और तिरवाड़ा गांव का रहने वाला था। भिवानी के चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सुबह बसों के ना रुकने की वजह से भिवानी हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। छात्राओं का यह कहना है कि बस चालक जानबूझकर बसों को नहीं रोकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोज परेशान होना पड़ता है। छात्राओं का कहना था कि रोज रोज उन्हें प्रेमनगर आना होता है, क्योंकि नई यूनिवर्सिटी अब प्रेमनगर में है और बस चालक जानबूझकर गेट के शीशे बंद कर लेते हैं या फिर उन्हें दूर दराज छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से 4 किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ती है। मामले की जानकारी सदर थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है। आई थी, उसका जो कनेक्टर था उसने मेरे साथ बदतमीजी से पेश आया था। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया और वो बोला अगर प्रेमनगर के बस स्टॉप पे उतरना है तो उतरो, नहीं हम रोकेंगे नहीं बस को। और उन्होंने हमें वहीं पे उतारा। वहीं से हम पैदल आए हैं। पूरे 1 घंटे में हमारा एक लेक्चर वेस्ट हो गया और हमारे साथ बदतमीजी करते हैं वो, और जाते टाइम भी बसों को नहीं रोकते हैं। बोलते हैं अपना पास बढ़ाओ, ये भिवानी तक का है। जब हमने सर से बात की तो सर ने बोला हमारी बात करवा देना, बोले तुम्हारे सर की नहीं चलेगी। ये हमारी जो CBLU का कैंपस प्रेमनगर में बना है, वहाँ बस नहीं रेट रही। हमारी बच्चों को, हमारी बहनों को, बेटियों को 1-1 किलोमीटर आगे उतारा जाता है और बस वाले बदतमीजी भी करते हैं और इनको इतनी दूर उतारा जाता है। 1 घंटे बाद एक क्लास खत्म हो जाती है, तो इनकी टाइम टेबल जो इनका है, इनका जो घंटी का रेट है वो भी खत्म हो जाता है। सर हमारी समस्या ये जो जाम लगा है, ये यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बनाया गया है प्रेमनगर में, वहाँ पे लगाया गया है। हमारी दिक्कत ये है कि ना तो सुबह आते टाइम हमें बसों में ढंग से बिठाया जाता है। बिठाया क्या, ये होता है ना कि हाँ बच्चे खड़े हुए, कोई भी बस आती है खिड़कियां बंद कर लेते हैं या फिर कहते हैं कि है ना कॉलेज वाले बच्चे नहीं चढ़ेंगे। भाई पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित डीसी हेल्थ ऑफिस पहुंचे अनिल विज ने एक गैलरी वॉल का उद्घाटन किया है,
जिसमें उन सभी डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों की फोटो लगी है जिनकी जान कोविड का इलाज करने के दौरान गई है। कोविड के दौरान काम करने वाले डॉक्टर्स और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया, जिन्हें अनिल विज की ओर से सर्टिफिकेट बांटे गए। विज ने कहा कि स्टेट गैलरी वॉल को बनाया गया है जिसमें उन सभी डॉक्टर्स या स्वास्थ्य कर्मचारियों की फोटो लगाई गई है जो शहीद हुए हैं, ताकि आने वाली जनरेशन को पता चले कि कोविड के दौरान इन लोगों ने बिना भय के अपना फर्ज निभाया था। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।